रात का 1 बजने वाला था। वह सब अभी कुछ देर पहले ही मेहंदी के फंक्शन से वापस आए थे। कपड़े तब्दील करके वह पानी पीने किचन में आया था जब अम्मी ने उसे पुकारा था। जी अम्मी, आपने बुलाया था, वह उनके पास बैठते हुए बोला। मेहंदी के फंक्शन में जो शलवार कमीज और वेस्ट कोट पहनी थी अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे लगा कि वह कपड़ा कुछ बारीक है, वह किसी को दे दो, आइंदा मत पहनना, अम्मी ने धीमे से लहजे में उसे कहा। दरअसल फराज कह रहा था कि आज मेहंदी के फंक्शन में सब कजिन्स शलवार कमीज और वेस्ट कोट पहनकर आए तो मैंने दुकान से वापसी पर खरीदी थी। जल्दी जल्दी में स्टफ पर गौर ही नहीं किया, बस खरीद ली, उसने जवाब दिया। इरम, आज जो सूट मैंने पहना था सुबह वह काम वाली को दे देना, उसे कहना कि काट कर अपने छोटे बच्चे के कपड़े बना ले, उसने कमरे में आते ही इरम से कहा जो 3 माह के हसन को सुला रही थी। क्यों? वह तो बिल्कुल नया है, क्या हुआ? अम्मी कह रही हैं कि बारीक कपड़ा है, आइंदा मत पहनना, उसने जवाब दिया तो इरम को गुस्सा आ गया। अम्मी को बताएं कि अब आपकी शादी हो चुकी है, मैं रख लूंगी ख्याल आपकी ड्रेसिंग का, अब वह दखल देना बंद कर दें। रजा को उसके इस तरह से बात करने पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने उस वक्त जवाब देना मुनासिब न समझा। एक तो रात बहुत हो चुकी थी, वह बहुत थका हुआ था और अब सो जाना चाहता था, दूसरा इरम भी थकी हुई थी। यकीनन दोनों में तल्ख कलामी हो जाती और फिर आवाज अम्मी और भाई भाभी के कमरे तक जाती, सो वह खामोश ही रहा, क्योंकि वह जानता था कि बाज औकात जरा सी खामोशी बहुत बड़े तूफान का रास्ता रोक लेती है। चंद दिन बाद ऐसा हुआ कि बड़ी आपा की सास की डेथ के मौके पर रजा को अम्मी और भाभी भाई के साथ झेलम जाना पड़ गया। इरम को हल्का सा बुखार था और हसन की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए अम्मी का ख्याल था कि वह घर पर आराम करे और चंद दिन बाद बड़ी आपा के यहाँ जाकर अफसोस कर आए। जाने से पहले रजा ने मुलाजिमा से कहा था कि वह शाम तक इरम के पास रुक जाए क्योंकि उसको कुछ बुखार सा था। इरम ने सर दर्द की टैबलेट ले ली थी और मुलाजिमा घर के काम काज में मसरूफ थी कि उसके घर से फोन आ गया कि मालिक मकान किराए के मामले में झगड़ा कर रहा है, वह फौरन घर आ जाए। बाजी, मैं जरा यह मसला देख के आई, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी, अभी जाने दें, वह फिक्रमंदी से बोली तो इरम ने उसे यह कहते हुए जाने की इजाजत दे दी। जल्दी आ जाना, मैं अकेली हूं और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, आप फिक्र न करें, बस मैं अभी आई, यह कहकर वह जल्दी से चली गई। इरम को सर दर्द जरा तेज महसूस हुआ तो उसने सोचा कि हसन को सुलाकर खुद भी थोड़ी देर के लिए सो जाए, तब तक मुलाजिमा भी आ जाएगी, लेकिन अचानक से उसे सर्दी लगने लगी और कपकपाहट के साथ बुखार तेज होना शुरू हो गया। उसने कंबल अपने ऊपर लिया और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन तेज होते बुखार ने उसे सुकून न लेने दिया। इसी असना में हसन भी जाग कर रोना शुरू हो गया था। वह बड़ी मुश्किल से उठकर किचन में गई और उसे फीडर बनाकर दिया और उसे कांपते हाथों से पिलाने लगी। मुलाजिमा को गए 2 घंटे हो गए थे, उसने उसे फोन किया तो उसका फोन बंद था। उधर हसन ने फिर रोना शुरू कर दिया था, शायद उसे डायपर तब्दील करना था। अल्लाह करे पीनू आ जाए, वह उसे बाथरूम ले जाए, मेरा तो उठना भी मुहाल है। इरम ने दिल ही दिल में दुआएं करना शुरू कर दी। मुलाजिमा को न आना था, न वह आई। उधर हसन का रो रो कर बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से उसने उसका डायपर चेंज किया, फिर कहीं जाकर वह खामोश हुआ। इरम पर गुनूदगी छाने लगी थी। उसने तकलीफ से बेहाल होते हुए रजा को अपनी तबीयत के बारे में मैसेज किया कि कब तक आना है, तो उसने बताया कि मगरिब के बाद जनाजा है।
शहर वापस आते आते उन्हें रात के 9-10 बज जाएंगे। रात तक इरम ने कैसे हसन को और खुद को संभाला यह वही जानती थी। सितम ज़रीफ़ी यह हुई कि उसने अपनी बहनों को भी फोन किए कि कोई भांजी उसके पास आ जाए, लेकिन हर किसी को कोई न कोई मजबूरी आड़े आ गई। घर आते ही अम्मी ने हसन को गोद में उठा लिया और रजा उसे फौरन डॉक्टर के पास ले गया। इंजेक्शन और मेडिसिन के असर से इरम को घर आते ही गहरी नींद आ गई और उस रात हसन को रजा और अम्मी ने संभाला। फिर एक दिन यूं हुआ कि इरम अपने भतीजे की सालगिरह में जा रही थी। वह बड़े इन्हेमाक से हसन को कपड़े पहनाने में मसरूफ थी जब रजा ने कहा कि यह वाले पहना दो, मेरी पसंद के। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो अपने शहजादे को अपनी पसंद के कपड़े पहनाऊंगी और इस मामले में मम्मा किसी की बात नहीं मानेंगी। क्यों भई राजे? वह हसन को चमकाते हुए बोली। इरम, यह सूट तुमने अभी तक काम वाली को नहीं दिया, इधर ही पड़ा है। अलमारी का दरवाजा खोलते हुए रजा ने कुछ हैरत और कुछ नाराजगी से कहा, उफ़ोह, इतना खूबसूरत सूट है, ऐसे ही काम वाली को दे दूं? उसने लापरवाही से कहा तो वह बोला, इसे गौर से देखो, इसमें थोड़ा सिल्क भी मिक्स है, बारीक कपड़ा है। जब मैंने पहनना ही नहीं तो फिर अलमारी में रखने का फायदा? बस अम्मी ने कह दिया तो फिर तो आप भी यही कहेंगे। इरम ने तंजन कहा तो वह फिर खामोश हो गया। चंद दिन बाद एक शाम वह दोनों चाय पी रहे थे। हसन उस वक्त सो रहा था। बच्चा सोया हुआ और भी प्यारा लगता है, बिल्कुल फरिश्ता है ना? रजा ने कहा तो इरम ने हंसकर उसकी तायीद की। हर मां अपने बच्चे को ऐसे ही पालती है। तुम्हें वह दिन याद है ना जब तुम घर पर अकेली थी और तुम्हें बुखार था? रजा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो वह मुस्कुराते हुए बोली, वह दिन मैं भला कैसे भूल सकती हूँ, कितनी तकलीफ में मुझे हसन को संभालना पड़ा। माँ और औलाद का पहला रिश्ता तकलीफ का ही होता है। औलाद के लिए माँ कदम कदम पर कुर्बानी देती है। रजा इतना कहकर चुप हो गया था। चंद लम्हे वह खामोश रहा, फिर बोला, हमारी शादी के वक्त तुम्हारी और मेरी उम्र क्या थी? मेरी 23 साल थी और आपकी 26 साल। इरम मुस्कुराकर बोली तो रजा संजीदगी से बोला, मतलब 26 साल तक मेरी माँ ने मेरे लिए खाना बनाया है। कितनी ही रातें वह बिस्तर से उठ उठकर मेरे लिए ताज़ी रोटी बनाती रही। और आज जब मैं कहता हूँ कि मेरी माँ से ज्यादा अच्छा कद्दू गोश्त, कोरमा, आलू मेथी और गाजर का हलवा कोई नहीं बना सकता, तो मैं महसूस करता हूँ कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरा ऐसा कहना। 26 साल से उसके हाथ का खाना खाया है तो उसके हाथ के खाने का जायका कैसे भूलूं? तुम 2 साल से मेरी जिंदगी में आई हो, तुम भी अच्छा बनाती हो, लेकिन माँ के हाथ का जायका 26 साल से मेरे साथ है। मैं पढ़ रहा होता था तो वह कभी चाय, कभी कॉफी, कभी अपने हाथों से बने कबाब, कभी बिस्कुट ले आती थी। कितनी ही बार रातों को उठकर मेरी माँ ने मेरी रिक्वायर्ड शर्ट मुझे धोकर दी कि मुलाजिमा तो हफ्ते में बस एक बार कपड़े धोती थी। कभी जो किसी शर्ट या सूट की जरूरत पड़ जाती तो मैं भाभी या बहन से नहीं कहता था, क्योंकि मुझे उनसे कहना अच्छा नहीं लगता था, मैं अम्मी से ही कहता था। कितनी बार मेरी जीन्स मेरी माँ ने पंखे के नीचे सुखाई और कितनी बार सर्दियों की रातों में हीटर के आगे खुश्क की। तो इसमें अनोखा क्या है, सभी माएं ऐसा करती हैं। इरम ने लापरवाही से कहा तो रजा हल्का सा मुस्कुराया। यही बात तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम भी एक माँ हो।
तुम भी अपने बेटे के लिए मजे मजे के खाने बनाओगी और जब वह तुम्हारे हाथ के बने खाने की तारीफ करेगा तो तुम खुशी से निहाल हो जाओगी और इस बात पर फख्र करोगी कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारे हाथ की बनी हुई फलां डिश बहुत पसंद है। न जाने कितनी बार रात को उठकर खुशी खुशी उसकी शर्ट धोओगी, उसकी ड्रेसिंग अपनी मर्जी से करोगी, कब कब उसे मुझसे चोरी पैसे दोगी, उसकी कोताहियां मुझसे छुपाओगी और अगर कभी मैं उसे डांटना चाहूंगा तो उसके आगे ढाल बन जाओगी। रात को वह जब तक घर नहीं आएगा बार बार तुम्हारी आंख खुलेगी और उसके आने तक तुम सुकून से सो न सकोगी। जब अपनी ड्रेसिंग खुद करने के काबिल होगा तो फिर भी उसे मशवरे दोगी, उसको आला तालीम दिलवाओगी और फिर 25 या 26 साल की उम्र में उसकी शादी कर दोगी, उसे किसी दूसरी औरत को सौंप दोगी और फिर भी तुम्हारी उसकी साथ मोहब्बत में कमी नहीं आएगी। तुम फिर भी पल पल उसके बारे में मुतफ़क्किर रहोगी। जब तक वह घर नहीं आएगा तुम सो न सकोगी। तुम उसके लिए उसकी पसंदीदा डिश बनाओगी और फिर अगर कभी तुम उसके किसी ड्रेस के बारे में कहोगी कि यह डिसेंट नहीं लग रहा, यह दोबारा मत पहनना, तो उसकी बीवी कहेगी कि अम्मी को बताएं कि आपकी शादी हो चुकी है, अब मैं आपकी ड्रेसिंग का ख्याल रख लूंगी, आप दखल मत दिया करें। तो बताओ इरम, तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम अपनी अथक मेहनत और मोहब्बत के साथ 25-26 साल उसे पालकर उसकी शादी कर दोगी तो क्या उससे मोहब्बत करना छोड़ दोगी? इरम ने इस बात पर तड़प कर रजा की तरफ देखा था। रजा ने सर नीचे झुकाया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, इरम, आज हमारा एक बेटा है, कल को हो सकता है कि हमारा मजीद कोई बेटी या बेटा हो। मैं तुम्हारे साथ साथ उनके साथ भी मोहब्बत करूंगा और तुम्हें इस बात की खुशी होगी, होगी ना? बताओ। हाँ, होगी, वह आहिस्तगी से बोली। तो फिर यह कैसा निजाम है कि जहां मेरी वजह से इस दुनिया में आने वाले और मेरी लाइफ पार्टनर तो मेरी मोहब्बत और केयर के हकदार ठहरें, लेकिन जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में आया हूं, यानी मेरी माँ, उसके साथ मेरी मोहब्बत और केयर को नापसंदीदा समझा जाए। और मैं आज तक नहीं समझ सका इस मुआशरे को कि जहां एक औरत खुद इतनी तकलीफ से बेटा पाल रही होती है, लेकिन वह उस औरत को अपना रकीब समझती है और उसके लिए अपने दिल में मोहब्बत पैदा नहीं कर सकती जो इतने साल अपना बेटा पालती है और फिर उसको उसके शौहर के रूप में उसके हवाले कर देती है। एक औरत माँ होते हुए कैसे किसी दूसरी माँ के जज्बात से ना आशना रहती है? कैसे? रजा इतना कहकर खामोश हो गया था। चंद लम्हे बाद उसने नजर उठाकर इरम की तरफ देखा तो वह टकटकी बांधे नन्हे हसन को देखे जा रही थी और आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। माँ की कुर्बानियों का एतराफ और एहतराम। कहानी में रजा ने अपनी माँ की बेपनाह मोहब्बत, कुर्बानियों और परवरिश का तफसील से जिक्र किया। उसने बताया कि किस तरह उसकी माँ ने 26 साल तक उसके लिए खाना पकाया, कपड़े धोए, पढ़ाई में मदद की और हर तरह से उसका ख्याल रखा। इससे यह सबक मिलता है कि हमें अपनी माँओं की अंत तक मेहनत और मोहब्बत को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए और उनका एहतराम हमेशा बरकरार रखना चाहिए। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के लिए तकलीफें उठाती है, उसी तरह हर माँ अपने बच्चों के लिए हर कुर्बानी देती है। बहू का माँ की जगह लेना नहीं, माँ का साथ देना। अरम का अपनी सास के बारे में यह कहना कि अम्मी को बताएं कि अब आपकी शादी हो चुकी है, मैं रख लूंगी ख्याल आपकी ड्रेसिंग का, अब वो दखल देना बंद कर दें, यह जाहिर करता है कि वो सास को अपनी हरीफ समझ रही थी। रजा ने अरम को समझाया कि एक बीवी का किरदार शौहर की माँ की मोहब्बत और एहतराम को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे मजीद बढ़ाना है। बीवी को यह समझना चाहिए कि वो शौहर की जिंदगी में आने वाली एक नई शख्सियत है, जबकि माँ की मोहब्बत का रिश्ता दायमी होता है।
खामोशी की अहमियत। जब अरम ने सास के बारे में तल्ख कलामी की तो रजा ने गुस्से के बावजूद खामोश रहना बेहतर समझा। उसने सोचा कि बाज औकात जरा सी खामोशी बहुत बड़े तूफान का रास्ता रोक लेती है। यह सबक हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में सब्र और खामोशी बड़ी लड़ाइयों और तल्खियों से बचा सकती है। जज्बाती बहस में उलझने के बजाय पुरसुकून रहकर सूरत-ए-हाल को संभालना दानिशमंदी है। बीवी और सास के दरमियान हम आहंगी। कहानी का मरकजी नुक्ता यह है कि एक औरत को जो खुद एक माँ बन चुकी है, दूसरी माँ सास के जज्बात को समझना चाहिए। अरम ने जब अपनी तकलीफ बयान की कि उसे अकेले हसन को संभालना पड़ा, तो रजा ने उसे याद दिलाया कि उसकी माँ ने भी उसे उसी तरह पाला था। रजा ने अरम को यह एहसास दिलाया कि जब हसन बड़ा होकर अपनी माँ की बात सुनेगा या उसकी तारीफ करेगा तो अरम को कैसा महसूस होगा। यह सबक हमें यह सिखाता है कि सास और बहू दोनों एक दूसरे की तकलीफों और जज्बात को समझें और बाहमी हमदर्दी से रहें। रिश्तों में वुसअत और मोहब्बत का दायरा। रजा ने अरम को समझाया कि उसके लिए माँ और बीवी दोनों की मोहब्बत अहम है। उसने कहा कि वो अपनी जिंदगी में आने वाले नए रिश्तों, बीवी, बच्चे से भी मोहब्बत करेगा, लेकिन उससे अपनी माँ से मोहब्बत कम नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि मोहब्बत महदूद नहीं होती, यह तकसीम नहीं होती, बल्कि उसका दायरा वसी होता है। नए रिश्ते पुराने रिश्तों की अहमियत को कम नहीं करते, बल्कि उन्हें मजीद तकवीयत देते हैं। ख्वातीन का एक दूसरे के जज्बात को समझना। कहानी का इख्तिताम इस सवाल पर होता है कि एक औरत जो खुद माँ होती है, किसी दूसरी माँ के जज्बात से नावाकिफ कैसे रह सकती है। यह इस हकीकत पर जोर देता है कि ख्वातीन को एक दूसरे के जज्बात, खास तौर पर माँ होने की हैसियत से, को समझना चाहिए। सास और बहू दोनों माँ होने के नाते एक दूसरे की कुर्बानियों और मोहब्बत को समझ सकती हैं और बाहमी एहतराम और हमदर्दी से ताल्लुकात को बेहतर बना सकती हैं। मुख्तसरन यह कहानी रिश्तों की नज़ाकत, माँओं की अजमत और खानदानी हम आहंगी की अहमियत को उजागर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि मोहब्बत, एहतराम और सब्र ही वो बुनियादें हैं जिन पर खुशहाल खानदानी जिंदगी कायम होती है।